हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग इससे पहले जो है गॉस की प्रमेय के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जो है देख सकते हैं, और वो बहुत अति आवश्यक है क्योंकि उसके बिना जो है हम गॉस की प्रमेय को नहीं पढ़ पाएंगे। और इसमें जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें एक प्रश्न निश्चित तौर पर 5 नंबर में हर वर्ष पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग एक और नए टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो गॉस की जो प्रमेय है वो किसके लिए लागू होती है? ये लागू होती है बंद पृष्ठ के लिए। जो गॉस की प्रमेय है वो लागू होगी किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो बंद होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको अगर हम परिभाषित करें कि गॉस की प्रमेय है क्या, तो किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर हम यहां देखें, जैसे अगर हमारे बंद पृष्ठ के भीतर हमने कोई भी एक बंद पृष्ठ लिया और इस बंद पृष्ठ के भीतर मान लेते हैं प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 और प्लस का Q4 आवेश उपस्थित है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन आप वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू का मतलब क्या है कि जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं तो उनका हम क्या करेंगे? योग कर लेंगे। तो प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q4 अपान कितना होगा? ε0। तो ये हो गया हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक, तो अब देखें, अगर मान लेते हैं एक नंबर में कभी आपसे पूछेगा कि कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि कहता है कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। जैसे अगर प्रश्न आएगा कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए,
तो हमको सिर्फ यहां से इतने भाग को लिख देना है। ठीक, तो यही हो जाएगा गॉस की प्रमेय का ये है गणितीय रूप। ठीक, तो ये हो गए हमारी गॉस की प्रमेय। अब इसको अगर हम प्रूफ करें, अब आगे इसको पढ़ते हैं। देखें कि इसको अगर हम सिद्ध करें कि गॉस की प्रमेय होती क्या है, अब इसको प्रूफ करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें एक जो है एक हम बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक हमने इसमें एक बंद पृष्ठ लिया। ठीक, और ये जो बंद पृष्ठ है ये कैसा है, ये है गोलाकार। ठीक, तो ये जो बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, और इसके केंद्र पर जो आवेश है वो कितना आवेश है, प्लस का q आवेश है। ठीक है, r त्रिज्या का एक हमने गोलाकार पृष्ठ लिया जिसके केंद्र पर प्लस q आवेश है। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका अल्पांश भाग लिया, एक छोटा सा भाग लिया इसका, ये भाग है हमारा dA। अब इस पर अगर हम तीव्रता देखें तो इस बिंदु पर प्लस के कारण अगर तीव्रता देखेंगे तो प्लस के कारण जो तीव्रता होती है हमेशा उससे दूर होती है। ये हो गई तीव्रता की दिशा। ठीक, अब अगर यहां पर हम देखें तो अब अगर ये हमारा dA है अल्पांश भाग, ये जो भाग है अगर हमारा ये भाग dA है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, तो क्षेत्रफल सदिश इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो ये हमारी सरफेस है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, अब अगर ये हमारी सरफेस है तो ये सतह के लंबवत, तो हमेशा अगर ये हमारा सरफेस है तो कुछ इस प्रकार से है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। तो अब जो क्षेत्रफल सदिश हो गया वो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया। तो आशा करते हैं कि चित्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं जो जो हमने बनाया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है हिंदी भी लिखना अनिवार्य है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है उसमें लिखना पड़ेगा। तो आप जो है इसमें क्या करेंगे कि हमेशा अपनी बातों को जो है वो कम शब्दों में रखने का प्रयास करेंगे जिससे गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैटर पूरा लिखना है लेकिन वो भी कम शब्दों में। ठीक, तो अब देखें तो लिखेंगे माना r त्रिज्या का एक गोलीय चालक, r त्रिज्या का एक गोलीय चालक जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक, हमने क्या किया यहाँ r त्रिज्या का एक गोलीय चालक लिया और जिसका केंद्र O है, जिस पर प्लस q आवेश रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले जो ये अल्पांश भाग है इससे गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे कि कितने फ्लक्स इससे गुजरेंगे। तो लिखेंगे कि अल्पांश भाग अल्पांश भाग dA से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। तो ये अल्पांश भाग डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो अब यहां पर जब फ्लक्स देखेंगे तो वो भी अल्पांश ही होगा। तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए, क्योंकि फ्लक्स के पास हमारे पास सूत्र क्या है, डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डीए। ठीक, अब अगर देखें हम तो पहले हमने निकाला अल्पांश भाग से, अब ऐसे ऐसे अगर देखें तो बहुत से भाग होंगे इस पे। तो इसका मतलब अब हम लिखेंगे कि संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग से संपूर्ण भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अब बताए थे आपको कि फिजिक्स में संपूर्ण का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो समाकलन हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी। तो अब यहाँ फाई बराबर कितना निकल कर आएगा, अगर वेक्टर ई डॉट डी है मतलब ई डी ए कौन सा थीटा होगा यहाँ, कास थीटा, क्योंकि वेक्टर ई डॉट डी है मतलब ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ अगर देखें हम तो थीटा कितना होगा, क्योंकि थीटा बराबर, थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण। तो अब देखें यहाँ ई और डी ए एक ही दिशा में दिष्ट हैं, तो अगर ई और डी ए एक ही दिशा में दिष्ट होंगे तो उस समय थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो समांतर होंगे तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहां देखें तो फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी ए, क्योंकि कास थीटा मतलब कास 0 और कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब फाई बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ, क्योंकि तीव्रता जो है वो बाहर चली आएगी और समाकलन आप कितना होगा, डी ए। अब यहां पर फाई बराबर कितना होगा, ई इंटू, अब समाकलन आप डी ए मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल, और इसका अगर पूरे का हम क्षेत्रफल देखें तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा गोला, और गोले का जो क्षेत्रफल होगा अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें अगर इस प्लस क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब यहां चूंकि ई बराबर कितना हो जाएगा, अब किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे अगर कोई हमारे पास आवेश है, ये मान लेते हैं कोई आवेश है, इससे कुछ दूरी पर या आर दूरी पर एक कोई बिंदु है, यहां पर अगर तीव्रता ज्ञात करना है तो तीव्रता हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसके पहले वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो उसमें जो है हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही। तो अब ये हो जाएगा ई बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर ये मान रखें इसमें तो फाई बराबर क्या मिलेगा, अगर ई की वैल्यू रखें तो ई की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी, ई की, और इनटू कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां क्या मिला हमको, फाई बराबर क्या मिल गया, यहां बचा सिर्फ क्यू अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा जो है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, यही है हमारी गॉस की प्रमेय। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि गॉस की प्रमेय को लिखा और उसके बाद उसको क्या किया, प्रूफ किया, हमने सिद्ध किया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर देखें
तो इसमें और कुछ कंडीशन के बारे में अगर हम पढ़ें, गॉस के प्रमेय में अगर कुछ हम केस के बारे में अध्ययन करें, तो अगर हम यहाँ केस नंबर फर्स्ट की बात करें, जो कि परीक्षा के दृष्टि से ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि अभी हम लोग जो है उस तरीके से बहुत बृहद रूप से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी हम ऐसे प्रश्नों को ही सॉल्व कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि पहली स्थिति केस नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित हों, या अगर हम n को ना लिखकर सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं कि बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो, तब क्या होगा। अब जैसे देखिए हमारे पास कोई भी एक अगर बंद पृष्ठ है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, ठीक, इसके भीतर में क्या उपस्थित है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसमें दो बराबर और परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और वो अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इस प्रकार से अगर द्विध्रुव रखा होगा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस की प्रमेय से अगर देखें तो गॉस की प्रमेय हमको क्या बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर यहाँ क्या निकल कर आएगा, सिग्मा क्यू मतलब जितने भी आवेश होंगे उनका योग। तो ये आवेश है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और दोनों को जोड़ेंगे और अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यदि बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित होंगे तो उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें चाहे जितने भी द्विध्रुव रखे हों, 1 2 3 4 5 जितने भी द्विध्रुव रखे होंगे, सब में अगर देखेंगे तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को केस नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे इस पे सवाल पूछता है कि बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो चाहे जितने भी वैद्युत द्विध्रुव रखे हों उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और कैसे होता है अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 क्या है, बाह्य आवेश का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम देखें तो बाह्य आवेश का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बाह्य आवेश है, जैसे बंद पृष्ठ
अगर हम कोई भी ले लें, जैसे हमने एक बंद पृष्ठ लिया इस प्रकार का, ठीक, तो इस बंद पृष्ठ पर कोई भी बाह्य आवेश का, जैसे यहां पर इसके बाहर एक कोई आवेश है और वो आवेश कितना है, प्लस का Q3, ठीक, और यहां जो आवेश है इसके बंद पृष्ठ के भीतर वो है Q1 और Q2। तो अब इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई बराबर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां जो है अगर सोच रहे होगे कि अब ये प्लस का Q3 आवेश क्या हो गया, इस पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए अगर हम ध्यान से सोचें, देखिए जैसे अब प्लस आवेश के कारण इससे तो बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक, लेकिन जो भी बल रेखाएं जैसे इससे जब गुजरेंगी तो जो फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश करेगा, जो फ्लक्स इसके अंदर में प्रवेश करेगा वो कैसा होगा, मतलब आगत फ्लक्स को कैसे लेते हैं, उसको हम लेते हैं ऋणात्मक, और निर्गत फ्लक्स को कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो जितनी बल रेखाएं आएंगी उतनी ही चली जाएंगी, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो नेट आवेश बचेगा इसके कारण वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई बाह्य आवेश है तो बाह्य आवेश का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्यों नहीं पड़ता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि पूछ ले कि इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि आगत जो फ्लक्स है वो ऋणात्मक, मतलब इसके कारण जितना फ्लक्स आ रहा है वो ऋणात्मक, और जितना बाहर जा रहा है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, तो उसका नेट कितना बचा, 0 बचा। तो इसलिए यहां से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ बंद पृष्ठ के भीतर के आवेशों के योग का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, ठीक। तो ये टॉपिक संभवतः आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कई प्रकार के सवाल जो है इस पर बनेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, नीट लेवल तक जो है जेईई मेंस तक के सवाल इस पर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाले जो है बातें हैं, ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट देखें इसका, अगर अगले जो है उसको देखें तो क्या होगा, अब जैसे यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश तीसरा अगर देखें तो केस नंबर थर्ड, यदि कोई आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, यदि कोई आवेश कहाँ स्थित हो, घन के केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होगा, जैसे ये देखें, तो अगर कोई आवेश यहां घन के केंद्र पर स्थित होगा, मान लेते हैं कोई आवेश यहां पर उपस्थित है, तो अब यहां से
अगर हम देखें तो पहली स्थिति क्या निकल कर आएगी, फाई कुल। इसका मतलब क्या है, फाई कुल का मतलब कि इसके पूरे पृष्ठ से, घन के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो ये हो गया हमारा पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी इसमें, अब देखें, अगर इसमें कभी कभार सवालों में जो है इसका यूज काफी ज्यादा हमको मिलेगा। ठीक, अब दूसरी स्थिति, फाई अगर हम फलक से देखें, फाई फ्लक्स, इसका मतलब क्या है कि इसके एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अब इसके जो एक फलक से अगर कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इसमें कितने फ्लक्स होते हैं, अगर यहां देखें इसके कितने फलक होंगे, तो हमेशा अगर घन में देखें तो 6 फलक होते हैं। तो अब देखोगे तो 6 फलक से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, 6 से गुजर रहा है कितना, फाई। तो 1 से कितना गुजरेगा, तो वो हो जाएगा फाई अपान कितना, 6। ठीक, तो इसका मतलब अगर फाई देखें तो यहां पर हमको क्या मिलेगा कि कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा, तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/6 और Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके जो एक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 1/6 और कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें देखें कि अगला कि इसके जो है इसमें अगर हम कोना देखें तो कितने इसमें कोना होंगे, अगर तीसरा देखें, तीसरी स्थिति क्या होगी, फाई जो है वो है कोना, मतलब कितने इसमें कोने होंगे, उनकी संख्या हो जाएगी 8। कितने कोने होते हैं इसमें, वो होते हैं 8। तो अब ये हो जाएगा 1/8 और कितना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा, अगर हमको कभी भी सवालों के लिए है ये सब, जब हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो ये सब चीजें हमको मिलेंगी। तो यदि कोई आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, तब एक पहला क्या है, फाई जो है कुल, मतलब इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरा, इसके जो एक फलक से, तो कितने फलक होते हैं इसके, 6 फलक होंगे, तो 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से 1/6 Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से अगर इसका हम कोना देखें तो इसमें कितने कोने होंगे, वो होंगे 6, सॉरी, इसमें जो कोने होंगे वो कितने होंगे, 8। तो एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/8 Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें हम कोर की बात करें, फाई जो है वो कोर, तो कितने कोर होते हैं इसमें, 12 कोर होते हैं। तो अब 1/12 और Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, फाई अगर देखें तो वो हो जाएगा 1/12। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, सबसे पहले था हमारा टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ये जो है गॉस की प्रमेय का कौन सा रूप है, गणितीय रूप है। अगर कभी पूछेगा कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप लिखें तो सिर्फ इतने ही बात को लिखना है। ठीक,
आगे जो है इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसको हमने प्रूफ किया कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे, और वो भी हमने बहुत ही आसान शब्दों में इसको जो है प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि इसमें कुछ विशेष कंडीशन, कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाह्य आवेश का फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जितना फ्लक्स आगत होता है उतना ही निर्गत होता है, तो उसका नेट जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था कि यदि कोई आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, तो घन के केंद्र पर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो फाई कुल मतलब इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हमने देखा कि अगर फाइव फलक मतलब एक फलक से, तो चूंकि इसमें 6 फलक होते हैं तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर तीसरा देखें फाइव कोना मतलब एक कोने से, तो कितने कोने होते हैं इसमें, 8 कोने होते हैं, तो क्यू अपान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और चौथा देखें फाइव कोर, तो अगर हम इसमें कोर की संख्या देखें तो हमेशा कितनी होती है, 12 कोर होती है। तो 12 कोर में अगर देखेंगे तो एक कोर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 1/12 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो कृपया आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।